एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सिमरन एंड यू आर वाचिंग मी ऑन क्लास 10 अड्डा। आई होप आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और अगर नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। बाकी के चैप्टर्स की वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और प्ले लिस्ट का लिंक आपको आई बटन में भी मिल जाएगा। तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। तो चलिए आज की हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम करने वाले हैं फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, रिटन बाय एनी फ्रैंक। अगर डायरी ऑफ एनी फ्रैंक है तो एनी फ्रैंक नहीं लिखा होगा ना, उनका जो रियल नेम यानी कि उनका जो पूरा नाम था वो था एनालिस मैरी एनी फ्रैंक। ठीक है, इनका जो बर्थ है वो हुआ था 12 जून को 1929 में और फेब्रवरी मार्च के 1945 में उनकी डेथ हो जाती है। यानी कि बहुत ही ज़्यादा कम एज में यानी कि यंग एज में जो है उनकी डेथ हो जाती है। वो कैसे होती है? जो एनी फ्रैंक होती है वो एक जूइश गर्ल होती है, जर्मन में रहती है। और आप लोगों ने अपने क्लास 9th में SST के चैप्टर में पढ़ा होगा, नाजिज़म वाले चैप्टर में, कि जूइश पीपल के साथ कितना क्रूर बर्ताव करते थे जो वहाँ पर हिटलर होता था। तो जब वो लोग यहाँ पर जर्मन में रहते थे, यहाँ पर भी जो हिटलर है कॉन्सेंट्रेशन कैंप में लोगों को ले जाकर मार देते थे। तो इन्हीं सबसे बचने के लिए जो एनी फ्रैंक के फादर होते हैं वो जर्मन से जो है कहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं? एम्स्टर्डम में। ये आप लोगों को 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है, तो आप लोग इस जगह का नाम याद रखना। एम्स्टर्डम में वो शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी जो है नाजी जो होता है पावर गेन कर लेता है और वहाँ पर भी वो कंसंट्रेशन कैंप में ले जाकर लोगों को मारना शुरू कर देता है। यानी कि वहाँ पर भी उसकी पावर हो जाती है। कहाँ पर? एम्स्टर्डम में। तो तब उसके फादर क्या करते हैं, उनकी जो ऑफिस होती है, ऑफिस की बिल्डिंग में ही एक एटिक में यानी कि परचत्थे टाइप जगह में वो वहाँ पर छुप जाते हैं। और उनकी फैमिली में होते हैं उसके फादर ओटो फ्रैंक और उसकी सिस्टर 16 ईयर्स की मार्गोट फ्रैंक और साथ में उसकी मदर, और एक फैमिली और उनके साथ जो है वहाँ पर छुप जाती है। लेकिन कितने दिन तक वो वहाँ पर छुप सकते हैं? जो ये नोवेल है ना फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, तो आप लोगों का जो एनी फ्रैंक की एक नोवेल पब्लिश हुई थी उसमें से सिर्फ एक पार्ट आप लोगों की बुक में है। पूरी नोवेल में पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है कि उनको किस तरह से कितनी परेशानियाँ होती है, क्योंकि अगर एक जगह पर आपको ऐसे बंद होकर रहना पड़े तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। ऐसा ही उनके साथ हुआ था। लेकिन 2 से 2.5 ईयर्स के बाद वो लोग वहाँ पर पकड़े जाते हैं और वो जो है हिटलर के कंसंट्रेशन कैंप में ले जाए जाते हैं। वहाँ पर क्या होता है कि जो एनी फ्रैंक के फादर होते हैं सिर्फ वो बचते हैं। एनी फ्रैंक भी मर जाती है, उनकी सिस्टर की भी डेथ हो जाती है और उनकी मदर की भी डेथ हो जाती है। तो उसके बाद क्या होता है, कहाँ से ये डायरी आई और कैसे ये स्टार्ट होता है, एनी फ्रैंक ने डायरी क्यों लिखी, अब हम अपने चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ये एक छोटा सा बैकग्राउंड था जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी था। तो जब कंसंट्रेशन कैंप में वो लोग पकड़े जाते हैं, मतलब वहाँ पर उनकी डेथ हो जाती है, तो सिर्फ एनी फ्रैंक के फादर बचते हैं और उनको जो है एनी फ्रैंक की एक डायरी मिलती है जिसको वो है पब्लिश करवाते हैं। वो इसलिए पब्लिश करवाते हैं कि लोगों को पता होना चाहिए कि जूइश पीपल को कितना सफ़र करना पड़ा था। सो ये डायरी वो कैसे लिखती है? डायरी का जो ओरिजिनल जो नोवेल है वो किस नाम से पब्लिश हुई थी? द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, जिसके अंदर से एक छोटा सा पैराग्राफ आप लोगों के इस बुक में है जिसका नाम रखा गया है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। ओरिजिनली ये जो नोवेल थी ये डच लैंग्वेज में लिखी गई थी, लेकिन इसको फिर अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया। 13th बर्थडे गिफ्ट था वो किसका? एनी फ्रैंक को अपने 13th बर्थडे पर ये डायरी एक एज अ गिफ्ट मिली थी। उसने फिर क्या किया था कि जब वो लोग ऑफिस की बिल्डिंग में बंद थे तो उसने सबसे पहले 12 जून 1942 को अपनी डायरी को लिखना स्टार्ट किया था। और जो आप लोगों के पास चैप्टर है वो सिर्फ एक ही दिन का इंसिडेंट है जो उसने उसके अंदर डिस्क्राइब किया है, वो है 12 जून 1942 का। ठीक है, उसके बाद उसने ये डायरी इसलिए लिखी थी क्योंकि वो ऐसा सोचती थी, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। वो कहती थी कि पेपर के पास ज़्यादा पेशेंस है पीपल से ज़्यादा, क्योंकि वो उसकी बात को अच्छे से सुनेगा, समझेगा और वो पूरा पेशेंस के साथ उसके ऊपर लिख सकती है। उसके पास 30 फ्रेंड्स थे, उसकी सिस्टर थी, उसकी मदर थी, लेकिन फिर भी वो क्या समझती थी, खुद को अलोन समझती थी, क्योंकि वो किसी के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर सकती थी। जो भी वो लोग सफ़र कर रहे थे, तो उसने उस डायरी को अपना फ्रेंड बनाया और उसने उस डायरी को क्या नाम दिया? किटी। उसने अपनी डायरी को किटी नाम दिया था। ठीक है, क्योंकि उसने उसको अपना फ्रेंड समझा, तो फ्रेंड के साथ तो वो कॉन्वर्सेशन तभी करेगी जब उसका कुछ नाम होगा, तो उसने उसको नाम दिया था किटी। पढ़ेंगे कि वो जो अपनी फ्रेंड किटी होती है नोवेल को कुछ बताती है अपने लाइफ के इंसिडेंट के बारे में। तो वो क्या बताती है कि वो जो है 12 जून 1929 को उसका बर्थ होता है, फ्रैंकफर्ट में वो रहती है। जब वो 4 साल की हो जाती है तो उसके फादर जो है वो हॉलैंड में चले जाते हैं 1933 में। वो क्यों चले जाते हैं?
क्योंकि फ्रैंकफर्ट में जो है हिटलर जो है अपनी पावर दिखाता है और वहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन कैंप में लोगों को मारता है, इसलिए वो वहाँ पर हॉलैंड में एक बिजनेस सेटअप करने जाते हैं ताकि वो अपनी पूरी फैमिली को वहाँ पर ले जा सके और वहाँ पर सेफली रह सके। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है, लेकिन वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। उसके बाद उनकी जो मदर होती है वो 1933 सितंबर में फादर के पास चली जाती है। तब तक मार्गन और एनी फ्रैंक जो होते हैं वो अपनी ग्रैंड मदर के पास रहते हैं एचेन में, ठीक है। एचेन एक जगह का नाम है। मार्गोट जो है वो दिसंबर में चली जाती है हॉलैंड में, और जो एनी होती है वो फरवरी में मार्गोट के पास चली जाती है एज अ बर्थडे प्रेजेंट, बिकॉज मार्गोट का फरवरी में क्या होता है, बर्थडे होता है। उसके बाद वो वहाँ पर एक स्कूल में एडमिशन ले लेती है, स्कूल का नाम है मॉन्टेसरी स्कूल। वहाँ पर वो एडमिशन लेती है जहाँ पर वो 6 साल तक पढ़ती है, यानी कि फर्स्ट क्लास से लेकर 6th स्टैंडर्ड तक वो वहाँ पर पढ़ती है। उसके टीचर का नाम होता है मिसिस क्यूपेरस। वो अपनी टीचर मिसिस क्यूपेरस से बहुत ज़्यादा अटैच होती है, बिकॉज वो उसके साथ उसका ख्याल भी रखती है, लेकिन उसको उनको फेयरवेल देनी पड़ती है बिकॉज जो है एनी फ्रैंक को अपना स्कूल चेंज करना पड़ता है। सो वो अपनी जो है टीचर को फेयरवेल देती है, उसके साथ बहुत अटैच फील करती है क्योंकि अब उसको दूसरे स्कूल में एडमिशन लेना है। लेकिन अब समर 1941 में क्या होता है, समर यानी जून में उसका बर्थडे आता है। उसकी ग्रैंड मदर जो होती है वो बीमार हो जाती है, उनका ऑपरेशन होता है और जो उसका बर्थडे सेलिब्रेशन होता है वो नहीं हो पाता है, ठीक है। उसका बर्थडे सेलिब्रेशन कैंसिल हो जाता है। उसके बाद ग्रैंड मदर की डेथ हो जाती है। उसके बाद 1942 में जो है ग्रैंड मदर की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। बर्थडे सेलिब्रेशन होता है 1942 में। वो ग्रैंड मदर के नाम की एक कैंडल जो है वो जलाती है अपने बर्थडे पर, और 20 जून 1942 का दिन होता है, सब कुछ ठीक होता है और वो इस दिन से अपनी जो है डायरी को लिखना स्टार्ट करती है, बिकॉज इसी बर्थडे पर एज अ प्रेजेंट उसको क्या मिलती है, एक डायरी मिलती है। अब उसने 20 जून 1942 में हमारे साथ जो है अपनी लाइफ का एक स्कूल का इंसिडेंट शेयर किया है, तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। अपनी डायरी में वो क्या लिखती है, सबसे पहले वो डेट डालती है 20 जून 1942, सैटरडे का दिन है। क्लास में डिस्कशन चल रही होती है क्योंकि उन लोगों का रिजल्ट आने वाला होता है। बच्चों के बीच में जो है बेट लगती है कि कौन फेल होगा कौन पास होगा। जीएन उसकी फ्रेंड होती है एनी की, उसके साथ वो हंसती है बिकॉज जो बॉयज़ होते हैं जिसका नाम सीएन एंड जैक होता है, वो बहुत सारे बच्चों के ऊपर बेट लगा रहे होते हैं कि ये पास होंगे ये फेल होंगे, तो वो दोनों बैठकर उसके ऊपर हंस रही होती है। लेकिन जो एनी होती है और उसकी जो फ्रेंड होती हैं सारी की सारी, वो सब बरी होती हैं। किस लिए, सिर्फ मैथ्स के लिए। बाकी के रिजल्ट की उनको कोई टेंशन नहीं है, लेकिन वो मैथ्स के लिए थोड़ा सा वरीड होती हैं। उसको बताती है कि उसके स्कूल में 9 टीचर्स हैं, 7 मेल हैं एंड 3 वुमेन हैं, ठीक है। और वो कहती है कि जो रिज़ल्ट है वो ठीक आएगा, लेकिन जो टीचर्स हैं वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, कहा नहीं जा सकता कि क्या रिजल्ट आएगा। यहाँ पर है ना, टीचर्स आर अनप्रेडिक्टेबल। उसके बाद एक मिस्टर कैसिंग होते हैं जो उसके मैथ्स के बहुत ही अनॉयड टीचर होते हैं। वो उसको इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि एनी बहुत ज़्यादा टॉकेटिव है। तो मिस्टर कैसिंग जो होते हैं वो उसको एक असाइनमेंट देते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बातें करती है, इसलिए पहला असाइनमेंट उसको देते हैं और चैटर बॉक्स, ठीक है। एनी इसको खुशी खुशी होमवर्क को एज अ पनिशमेंट एक्सेप्ट कर लेती है, और जब वो घर जाती है तो उसके बारे में 2-3 पेजों में अच्छे से ऐसे एक लिख लाती है। उसके अंदर वो क्या लिखती है कि मैं प्रॉमिस तो नहीं करती कि मैं बातें नहीं करूँगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगी, बिकॉज ये मेरे अंदर इनहेरिटेड है। मेरी मदर बहुत ज़्यादा टॉकेटिव है, इसलिए मैं भी बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हूँ। इसको जो है मिस्टर कैसिंग एज अ जोक लेते हैं। वो एक दिन तो उसको कुछ नहीं कहते, लेकिन अगले दिन वो फिर से बातें करना शुरू कर देती है। तो वो उसको दोबारा से पनिशमेंट के तौर पर एक असाइनमेंट देते हैं, जिसको वो ऐसे का नाम देते हैं इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। इनकॉरिजिबल का मतलब होता है अनकंट्रोलेबल, ठीक है। उसके बाद वो उसको भी हैंडल कर लेती है, उसके ऊपर भी वो ऐसे लिख लाती है, लेकिन उसके बाद भी वो उसको एज अ मतलब ठीक है ले लेते हैं पॉजिटिव वे में, और उसको कुछ नहीं कहते लेती है। लेकिन 2-3 दिन तो उसके सर उसे कुछ नहीं कहते हैं जब वो बातें करती है, लेकिन जब वो फिर से बातें करना शुरू करती है तो उसके सर फिर से अनॉयड उससे जो है गुस्सा हो जाते हैं, और उसको एक और पनिशमेंट देते हैं कि इस बार उसको 3rd लेसन लिख कर लाना है। किसके ऊपर, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, ठीक है, सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। और ये जब वो उसको टाइटल देते हैं तो पूरी की पूरी क्लास क्या होती है, हूटिंग करना स्टार्ट कर देती है, उसके ऊपर हंसना शुरू कर देती है। जब उसको 3rd लेसन मिलता है क्वैक 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 वाला, तो थोड़ा सा वो वरीड हो जाती है कि वो इसके अंदर क्या लिखेगी। तो जो उसकी फ्रेंड सैम होती है जो वर्ड्स लिखती है यानी पोएम लिखती है, वो उसको हेल्प करती है ये लिखने में। तो वो क्या करती है, मदर डक एंड फादर डकलिंग विद 3 बेबी डकलिंग्स बिटन टू डेथ बिकॉज दे क्वैक टू मच। वो कहती है कि वो तब तक उसको मारते हैं जब तक कि वो मर नहीं जाती, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वैक क्वैक करती है। तो मिस्टर कैसिंग जो होते हैं वो जोक्स को राइट वे में लेते हैं, मतलब पॉजिटिव वे में लेते हैं,
और वो उसको जो है अदर क्लासेस में भी पढ़ाते हैं और क्लास के दूसरे बच्चों को भी पढ़ाते हैं, और वो इसको एज अ जोक लेते हैं और वो इतना खुश होते हैं उसकी इस पोएम से कि वो जो है उसको बातें करने के लिए अलाउ कर देते हैं और उसको फिर कभी कोई भी एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं देते हैं। तो ये था एनी फ्रैंक का एक पैराग्राफ भी आप समझ सकते हैं, या एक 1 डे की स्टोरी जो उसने अपने डायरी में लिखी थी। सो ये आप लोगों का चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।